मैं गया था एक बार स्विट्जरलैंड पेरिस में, तो वहाँ पे एक टिटलिस जगह है, तो वहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे। तो टिटलिस में शाहरुख खान का और काजोल का एक वो स्टेचू लगा हुआ है, तो उसके साथ खड़े होकर मैं और मैडम मेरी वाइफ दोनों फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो एक बंदे ने फ़ोटो खींच दिया, उसने बोला क्या करोगे? मैं बोला ये फ़ोटो बहुत काम आएगा। बोला क्या करोगे? मैं बोला ये फ़ोटो उनको दिखाएंगे जिनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलता, जिनको लगता है कि ये काम नहीं होता, जिनको लगता है ये सब बतौलेबाजी है, जिनको लगता है ये सब फालतू की बातें हैं। मैं बताएंगे कि भाई अगर फालतू की बातें हैं तो तू वहाँ फ़ोटो खिंचा के दिखा। उनको चाहिए इनकम तो चाहिए आई इसके बराबर, इनकम तो चाहिए डॉक्टर के बराबर, इनकम तो चाहिए सी के बराबर, मेहनत चपरासी के बराबर भी नहीं करना चाहते। कि कोई भी इंसान बड़ी सक्सेस अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, अपने एटीट्यूड की वजह से लेता है। और इस बिज़नेस में भर भर के एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जैसे ही आदमी अपलाइन की कमी देखने लग जाएगा, कंपनी की कमी देखने लग जाएगा, डिमांड रखने लग जाएगा, सही है, या अपनी असफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार समझने लग जाएगा, तो वो तो अपने लिए उस नीचे जाना शुरू कर देता है। टीम की ग्रोथ हो रही है या टीम का जो सक्सेस मिल रही है वो मेरी वजह से मिली है, तो मैं कभी भी ना पालें। पहला ऐसा इंसान था मेरी ज़िंदगी में जिसने बोला कि आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। अदरवाइज पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बोला कि आप ग्रेवाल जी 8,000 रुपये 8,500 रुपये से ज़्यादा के आदमी हैं। काम करने से पैसे नहीं आते या काम करने से सफलता नहीं मिलती। काम करने से आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में केवल वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, आप सिस्टम के मुताबिक काम करने से लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एड कर सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं और आप अपनी भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगता है इस बिज़नेस में और किसी भी दुनिया में बड़ी सफलता लेने के लिए हंगर होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, आगे बढ़ने की, ग्रोथ की भूख होनी चाहिए। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आ गए हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आप जब कोई बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं, मैं कुछ और कर लूँगा, इंश्योरेंस कर लूँगा या क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स का कर लूँगा, शेयर्स ट्रेडिंग कर लूँगा, तो उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? क्या आपकी लाइफ में आप मानते हैं कि अगर वो अपलाइन आपके नहीं होते तो आप इतने कामयाब नहीं होते? क्यों नहीं आते हैं यंगस्टर्स जो हैं इस इंडस्ट्री में? दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से हमें एंकरेजमेंट मिलता है ताकि हम नए नए आपके लिए गेस्ट ला सकें, नए नए कंटेंट क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों आज जिस पॉडकास्ट के लिए हम तैयार हैं उसमें जो शख्स आने वाले हैं उन्हें 20-22 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। 19 साल की सरकारी नौकरी को छोड़कर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और आज उनकी टीम करोड़ों लोगों की है। बहुत से लोग हैं जो उनसे हर रोज़ इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और एजुकेट होते हैं। आज आई एम श्योर आप भी बहुत कुछ सीखेंगे अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो क्या आप तैयार हैं उस पर्सनालिटी से मिलने के लिए? तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर नरसी गेरेवाल जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और आज बहुत सारे नेटवर्किंग के दीवाने हैं जो आपकी कंपनी से और अलग भी हैं, नेटवर्किंग के दीवाने जो सुन रहे हैं आपको, और वो जानने को बेकरार है कि क्या ऐसे कदम थे जो आपने लिए और आप इतने सक्सेसफुल हो गए।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस शो में, इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए, और मैं ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको और राहुल जी को कि आप लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अजीम प्रेम जी ने किया था आईटी सेक्टर को फैलाने के लिए, और इन्फोसिस को फैलाने के लिए किया था हमारे जो इन्फोसिस के मालिक हैं उन्होंने। तो आप लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, रियली आई सैल्यूट यू, और हैट्स ऑफ करना चाहूँगा कि इतनी बढ़िया इंडस्ट्री के बारे में जो रियल पिक्चर है वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई सैल्यूट यू। थैंक यू सर, आपने कंपैरिजन बहुत बड़ा कर दिया। हम नाखून बराबर भी नहीं है, बस एक छोटा सा एफर्ट है कि लोगों तक सही नॉलेज, सही एजुकेशन, रियल पिक्चर हम दर्शा सकें अगर डायरेक्ट सेलिंग की, तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, जो तो वो पहले ही प्रिपेयर होके आए, वो ये समझ के आए ये इंडस्ट्री क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं सर आपकी जर्नी से। जैसा कि हमें पता है 19 साल की आपने सरकारी नौकरी को लात मारी और डायरेक्ट सेलिंग में कूद पड़े। तो हम पहले तो ये जानना चाहेंगे, ऐसा क्या एक मोटिव था, क्या चीज़ आपको अट्रैक्टिव लगी कि आप इस इंडस्ट्री में आए? थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आई रिस्पेक्ट जॉब। मैं जॉब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जॉब मैंने 19 साल करी और उसके बाद मैं फुल टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में आया। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले 2 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया था, और जॉब 95% लोग कर रहे हैं। तो हम हमेशा जॉब जो कर रहे हैं उनको सैल्यूट करते हैं और उनको सम्मान करते हैं उनका, क्योंकि जॉब से 95% लोगों के घर चलते हैं और परिवार चलना तो ज़रूरी है। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी मुझे मिली, ये जॉब की वजह से मिली। अगर मैं जॉब में नहीं होता तो शायद ये मिल ही नहीं पाती। तो जॉब की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। लेकिन अभी सवाल आता है, जैसे आपने पूछा, बहुत शानदार सवाल, कि आपने जॉब को छोड़ के, सही है, जॉब को सम्मानित तरीके से छोड़ के, जॉब को मैंने लात नहीं मारी, मैंने बड़ा सम्मानित तरीके से छोड़ा। और उसमें छोड़ने के लिए भी मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरी जगह एक बंदे को हवलदार की नौकरी जॉब की मिली, एक दूसरे बंदे को, एक को प्रमोशन मिला नायक का, एक को लेस नायक का, 3 लोगों को प्रमोशन मिला और एक को मेरी जगह नौकरी मिली। तो 4 लोगों का भला हुआ। तो मैंने जॉब छोड़ने में भी 4 लोगों का भला हुआ। और जॉब क्यों छोड़ी, इसके लिए मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आदमी किराए पे कब तक रहता है, जब तक खुद का मकान ना हो। लेकिन जैसे ही खुद का मकान अगर बन जाए तो कोई भी आदमी किराए पे क्यों रहेगा। तो मैंने जॉब में रहते रहते 2 साल इस इंडस्ट्री में काम करके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करके, और मैं जॉब से करीब करीब 11 गुना ज़्यादा इनकम यहाँ से मैं लेना शुरू कर दिया था। तो मैं, आपने छोड़ी? हाँ, तब छोड़ी मैंने जॉब, यस। तो मेरी करीब करीब तनख्वाह उस टाइम पे 8 साढ़े 8 हज़ार थी। और जब मुझे यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 1 सवा लाख 1.5 लाख रुपए महीने आने लगे थे, तब मैंने जॉब को रिजाइन किया, या वॉलंटरली रिटायरमेंट लिया मैंने। तो मैं और लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि आनन फानन में जॉब छोड़ना और फिर किसी भी इंडस्ट्री में कूद पड़ना, ये ऐसा कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। पहले आप बेस बनाओ। जॉब करते करते भी इस काम को कर सकते हैं। कोई दूसरा काम ऐसा नहीं है जिसको आप जॉब करते करते कर लेंगे, या बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बिज़नेस को आप जॉब करते करते भी कर सकते हैं। और जॉब करते करते जब आपकी एक इनकम, आपकी जो फुल टाइम जॉब है, उससे 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना अगर हो जाती है, तो उसके बाद आप जॉब से रिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने जब शुरुआत किया इसमें, मेरी 8.5 हज़ार की तनख्वाह थी। और जब मैं इस बिज़नेस में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया, तो फिर मैंने बहुत ही अदब से और सम्मानित तरीके से VRS लेके, वॉलंटरली रिटायरमेंट लेके, और मैंने इस इंडस्ट्री में फुल टाइम कूद पड़ा है। तो ये स्टोरी है। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने जॉब को स्विच किया, नेटवर्किंग में आप आए, हाँ। तो क्या क्वालिटीज़ आप समझते हैं उस इंसान में होनी चाहिए जो अपनी जॉब क्विट करके, या किस टाइम तो आपने बता दिया, पर क्या क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं अपनी जॉब छोड़ के? बहुत बढ़िया, एक दाव लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम। सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगता है इस बिज़नेस में और किसी भी दुनिया में बड़ी सफलता लेने के लिए, हंगर होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, आगे बढ़ने की, ग्रोथ की भूख होनी चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर भूख थी, और भूख इसलिए थी, मैं बताता हूँ आपको, कि मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। हमारे घर वालों ने बोला कि अभी आप आगे नहीं पढ़ सकते। मैंने बोला क्यों? बोला नहीं, कॉलेज में ना बच्चे बिगड़ जाते हैं।
तो मैंने बोला मैं नहीं बिगड़ूंगा, लिखवा के ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, असली बात ये है कि हमारे पास फीस नहीं है देने के लिए, तो आप कॉलेज में हम आपको नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने बोला फिर क्या करना चाहिए, क्या करना है? तो बोला आप ऐसा करो, आप फौज में भर्ती हो जाना, वहाँ पर सिर्फ मैट्रिक पास तक चलता है, तो मैट्रिक पास से आप फौज में भर्ती हो सकते हो। लेकिन फौज में भर्ती होने के लिए भी एक एज होती है, तो उसमें भी 1.5 साल कमी थी। तो 1.5 साल मैंने गाँव में रह के कुछ दिन 6-7 महीने भैंस चराई, फिर एक प्राइवेट जॉब किया मैंने 250 रुपये महीना रेवाड़ी में जाके। फिर उसके बाद मुझे मेरा प्रमोशन मिल गया उस प्राइवेट जॉब में भी, 300 रुपये महीना मुझे मिलने लगे। और फिर मेरी उम्र हो गई भर्ती होने लायक, फिर मैं भर्ती हो गया आर्मी में। और उस टाइम पे मेरी 7,500 रुपये तनख्वाह थी। तो मेरी भूख थी आगे बढ़ने की, तो मैं 250 की जॉब में गया, फिर 300 की जॉब में गया, फिर 750 की जॉब में गया। फिर इंडियन आर्मी में जाने के बाद भी मैं वहाँ पे रुका नहीं, मैं मैट्रिक पास करके गया था, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं आगे पढूं। तो मैंने प्राइवेट फार्म भर के मैंने भोपाल से 12th पास किया, फिर प्राइवेट फार्म भरे अपनी जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए। फिर मैंने BA फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, BA कंप्लीट किया, फिर MA कंप्लीट किया, और जॉब में रहते रहते फिर मैंने MD BA भी कंप्लीट किया। और 4 बार मैं कमीशन के लिए अप्लाई किया, अफसर बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए फौज में, सेना में, और उसके लिए भी मैंने पढ़ाई किया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे आगे बढ़ने के लिए मेरी भूख थी, सिर्फ पैसे की नहीं, नॉलेज की भी भूख थी। और जो देख आगे बढ़ने की भूख थी मुझे, मैं आगे बढ़ना चाहता था। और आगे बढ़ने का जब मुझे और कहीं से मौका नहीं मिल पाया, या और कहीं पे मैं नहीं सफल हो पाया, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली तो मेरे एकदम दिल की घंटी बज गई कि यस, ये मौका है, इस मौके पे चौका मारना ज़रूरी है। और मैंने शुरुआत कर दिया। तो सर आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर भी लोग मेरे को क्या तरह तरह की बातें कहेंगे, या जो चैलेंजेस आएंगे क्या करेंगे? बिल्कुल, इसके लिए मैम क्या है ना, मेरे सामने एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल था। जिन्होंने मुझे प्लान दिखाई थी वो भी डिफेंस बैकग्राउंड से थे, वो भी मेरे रैंक के ही थे, हवलदार रैंक के ही थे। तो उन्होंने इस बिज़नेस में काम करके करीब करीब 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। और मैंने देखा कि मेरे जैसे बैकग्राउंड का, मेरे जैसी रैंक का बंदा और मेरी जैसी जॉब का बंदा इस बिज़नेस में आके लाखों रुपए महीने कमा सकता है। तो और वो भी सच बोल के, क्योंकि जब मैंने प्लान देखी थी तो मेरी फर्स्ट कंडीशन एक थी कि सर बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं, पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे कुछ लोगों को हमने आगे बढ़ाना है तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे दूसरों का भला करके हम अपना भला कर सकते हैं। ये सारी बातें आपकी बढ़िया है, लेकिन एक बात मुझे बता दो कि इसमें झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं ग्रेवाल जी, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सच बोल के भी इस बिज़नेस में ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। तो मैं बोला सर मैं करूँगा, क्योंकि ऐसे कई सारे मिथ रहते हैं। जैसे मेरे को मिथ था एक लोगों का, मेरे दिमाग में एक मिथ था कि फ़ौज में जो लोग जाएंगे उनको दारू पीना ज़रूरी है और मीट खाना ज़रूरी है। जब मैं फौज में गया तो मैंने एक ही बात सोची थी कि इन दोनों चीज़ों से कैसे न कैसे करके बचना है, क्योंकि ना मैं दारू पीना चाहता था ना मीट खाना चाहता था। तो जो खाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खाएं, लेकिन मेरे को पर्सनली इच्छा थी कि मैं वेजिटेरियन रहूं। तो मैंने जाते ही फौज में एक बहुत ही सीनियर अधिकारी थे, उनसे पूछा कि सर एक बात बताओ कि इसमें दारू पीना और मीट खाना क्या ज़रूरी है क्या? बोला यार ये मिथ है, ये सिर्फ दांत का या जाट का स्वाद है या मुँह का जीभ का स्वाद है। बगैर दारू पिए भी इस बिज़नेस में ना, इस जॉब में हम लोग 33 साल 34 साल टॉप रैंक पे पहुंच सकते हैं, और बगैर मीट खाए भी हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। बोला मेरी जो उनकी 32 साल नौकरी हो गई थी, तो उन्होंने बोला मेरे को 32 साल नौकरी हो गई मेरी, मैंने आज तक ना दारू पी, ना अंडा खाया, ना मीट खाया, और उसके बावजूद भी मैं देखो तो आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ, सारा अच्छे रैंक पे हूँ मैं। ऐसे ही यहाँ पे मेरे दिमाग में एक मिथ था कि कोई भी अगर आप बिज़नेस करोगे तो बिजनेसमैन को झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा बिज़नेस है तो अगर झूठ बोलना पड़ेगा तो फिर मुश्किल है, झूठ बोलने वाला मेरा नेचर है नहीं। तो मैंने सोचा ये कंफर्म कर लेता हूँ। तो मैंने अपलाइन से पूछा, या जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था उनसे पूछा कि सर इसमें झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा? उन्होंने बोला बिल्कुल झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सच बातें इतनी हैं कि आपकी सच ही नहीं खत्म होंगी, तो झूठ की बारी तब आएगी नहीं जब सच खत्म हो जाए। तो तब मैंने स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि इतना तो मुझे पता लग गया था, कुछ सेल्फ हेल्प बुक मैं पहले से पढ़ता था और धार्मिक बुक मैंने बहुत पढ़ी है। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण उठा लो, किसी भी सक्सेसफुल कोई या सेल्फ हेल्प बुक उठा लो, उसमें साफ साफ लिखा है। आप बताओ कृष्ण जी भगवान थे,
और उतना उन्होंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इतना बढ़िया एक मैसेज दिया गीता के रूप में। उनके लिए भी लोग उनको भी जयद्रथ, उनके जो मामा का लड़का था, बुआ का लड़का था, मामा जी का लड़का था, उन्होंने भी उनका विरोध किया, उनको गालियां दी। तो ऐसे विरोध तो करते हैं, और विरोध किया भी, मेरा भी किया यहाँ पे। लेकिन मैंने अपने अपलाइन को देख लिया था, उन्होंने बता दिया था कि विरोध करेंगे लोग, तो उसकी चिंता आपने नहीं करना, आपको तो अपने जिस रास्ते पे चले हो उसको मिशन मान के करना है पूरा। तो उस पर हम फिर चल दिए। और मेरे को बोला भी, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको, एक वहाँ पर जहाँ मैं जॉब करता था, वहाँ पे एक बंदे ने हाथ जोड़ के बोला अग्रवाल जी आप ये काम मत करो, ये नहीं चलेगा, और ऐसे काम चलते नहीं हैं, मेरे को इतने साल का अनुभव है ज़िंदगी में। मैं बोला अभी तक तो चलता है, नहीं चलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी आप बोल रहे हो ना कि ये नहीं चलता है, ये नहीं चलेगा, अभी चला के दिखाएंगे, अभी आपके सामने चला के दिखाएंगे। और जैसे कुछ दिन चलाते हुए हुआ तो वही आदमी ये बोलने लगा मुझे कि अग्रवाल जी आप बड़े लकी हैं। तो किसी भी काम को अगर आपने शुरुआत कर दिया, और हमारे अभी रतन टाटा जी, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने पूरी एक औद्योगिक जगत की एक जो पहचान बनाई है पूरे वर्ल्ड में लेवल पे, वो सब उनको सैल्यूट करते हैं। पहले क्या करते थे लोग, उद्योगपति को या बिजनेसमैन को ऐसा सोचते थे कि यार ये आया है और उसका जो एम्प्लॉइज़ है उनका शोषण करेगा, लोगों के जो रिसोर्सेज हैं उनको बना के मैन्युफैक्चरिंग करके महंगा बेचेगा, लोगों को लूटेगा, ऐसे करके। लेकिन रतन टाटा जी ने बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा करता है। सही, उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिखाया, और आज लोग उनकी दिल से इज्जत करते हैं। सही है, हालांकि वो अभी हमारे बीच में नहीं है, जस्ट अभी रिसेंटली गए हैं, लेकिन उनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। तो ऐसे ही मतलब हम इसमें ये हम बताना चाह रहा हूँ मैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम ये बता सकते हैं, करके एथिकली काम करके, बड़े बड़े अच्छे अचीवमेंट लेके, लोगों की जीवन में अच्छी वैल्यू एडिशन करके, लोगों को आगे बढ़ा के हम बता सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट बिजनेस, और ये लोगों के भले के लिए है, इसमें कोई भी मतलब नुकसान नहीं करते हम, अल्टीमेटली हम फ़ायदा करते हैं। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई। उसके बाद तो फिर हमने ये सोचा ही नहीं कि कौन क्या बोलता है, क्यों, लोग तो देखो, लोगों का काम तो बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने बहुत सारी कहानी भी सुनी है। सही है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, सही है, लेकिन हमारा काम है कि अपने रास्ते पे चलते रहना। बिल्कुल सर। जी मैम। सर आपने अभी जिक्र किया अपलाइन का, 2-3 बार जिक्र किया। जी जी। तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित दिखते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपकी लाइफ में आप मानते हैं कि अगर वो अपलाइन आपके नहीं होते तो आप इतने कामयाब नहीं होते? ये बिल्कुल आपकी बात 200% सहमत हूँ आपसे, क्योंकि आई वॉज रॉ। जैसे नया बच्चा जन्म लेता है और उसको अगर मम्मी नहीं मिले, सही है, या पापा नहीं मिले, या उसको केयर टेकर नहीं मिले, तो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। तो शुरुआत में तो अपलाइन की ज़रूरत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बहुत लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि अपलाइन मुझे शुरुआत दिन से ही बेस्ट टू बेस्ट अपलाइन मुझे मिले। मेरे 3 अपलाइन हैं, उन तीनों को हमेशा मैं सैल्यूट करता हूँ, और दिल में उनके लिए स्पेशल जगह है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो इस बिज़नेस का बी भी नहीं मालूम था, नेटवर्क मार्केटिंग एन नहीं मालूम था, डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। सारी चीज़ें जो भी सिखाई, या जो भी उन्होंने बुक रिकमेंड करी, या जो उन्होंने ऑडियो वीडियो रिकमेंड किया, और जो उन्होंने करके प्रैक्टिकली करके दिखाया, हमारे अपलाइन लोग ऐसा सिर्फ बोलते नहीं थे, वैसी लाइफ भी जीते थे। कभी सबसे बड़ी बात, हाँ, कभी भी एथिकली, जैसे इसमें बिजनेस में बताया जाता है कि आपको एथिकली काम करना, पूरा एथिकली रहते थे। कभी भी बिजनेस में वो बोला जाता है कि आप हमेशा एक दूसरे को एडिफाई करना, एक दूसरे के अच्छाइयाँ देखना, मधुमक्खी बनना हमेशा, इसमें नॉर्मल वाली मक्खी नहीं बनना, नॉर्मल फ्लाई नहीं बनना, जो भी बैठ जाती है, जो कहीं पे गंदगी ढूंढती है हमेशा। सही है, सारे शरीर को छोड़ के जो नॉर्मल मक्खी क्या होती है, वो गंदगी बैठती है, और मधुमक्खी क्या करती है, इस दुनिया में जहाँ फूल हैं, जहाँ खुशबू है, जहाँ शहद है, उस सब को खोज लेती है। तो हमारे अपलाइन ने हमेशा करके दिखाया कि हमेशा एक दूसरे की, और इसमें दुनिया में, समाज में लोगों की अच्छाइयाँ खोजना, और अच्छाइयों को और उभारना, और उनको साथ में लेके चलना। तो उन्होंने प्रैक्टिकली किया। अभी मेरे अपलाइन मेरे को जो इंट्रोड्यूस करते हैं, मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र है, और ये लाइन वो अपलाइन ही बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता। शुरुआत में जब हमने शुरुआत किया काम, तो मेरे अपलाइन ने बोला कि अग्रवाल जी आप कर सकते हैं।
ये बात कोई नहीं बोल सकता। पहला ऐसा इंसान था मेरी ज़िंदगी में जिसने बोला कि आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। अदरवाइज पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बोला कि आप ग्रेवाल जी 8,000 रुपये 8,500 रुपये से ज़्यादा के आदमी हैं, कमा सकते हैं। लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला कि आप लाखों रुपये महीना भी कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर क्या लाखों रुपये महीना मैं भी कमा सकता हूँ? बोला बिल्कुल कमा सकते हैं। और तो मैंने बोला सर कैसे कमा सकते हैं? तो उन्होंने बोला अगर आपने सिस्टम के मुताबिक काम किया तो मेरे दिमाग में उस दिन से एक शब्द घुस गया जिसका नाम है सिस्टम। मैंने बोला सर सिस्टम के मुताबिक ही काम करेंगे। बोला ग्रेवाल जी काम करने से पैसे नहीं आते या काम करने से सफलता नहीं मिलती। काम करने से आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में केवल वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, आप सिस्टम के मुताबिक काम करने से लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एड कर सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं और आप अपनी भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि कोई भी दवाई खाने से आदमी हेल्थी नहीं होता, रिकमेंडेड दवाई खाने से हेल्थी होता है या सही होता है, ठीक होता है। कोई भी किताबें पढ़ने से आदमी मतलब ज्ञानी नहीं होता, रिकमेंडेड किताबें पढ़ने से। क्योंकि किताबें तो वैसी वाली भी रहती हैं, नेगेटिव वाली भी रहती हैं। तो रिकमेंडेड किताबें पढ़ने से और ऐसे ही कोई भी काम करने से, काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सही है, लेकिन वो इतनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार की ज़िंदगी में, समाज की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं ला पाते या वैल्यू एड नहीं कर पाते। लेकिन सिस्टम के मुताबिक काम करने से ग्रेवाल जी यहाँ पे आप जो चाहोगे, जितना सोचोगे उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइंस, उन्होंने वो सारी चीज़ें आज मिल रही हैं। और मैं आपको एक लाइन और ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अभी एक दिन मेरे अपलाइन ने इंट्रोडक्शन किया, एक बहुत ही सीनियर ऑडिटर पत्रकार थे, तो उनसे मेरा इंट्रोडक्शन कराया। तो मेरे को बोलते हैं, बोला मिस्टर स्वैंडसो, उनको बोला मिस्टर स्वैंडसो ये मिलिए इनसे, ये हमारे साथी हैं ग्रेवाल साहब, और बोला हमारी कंपनी के और हमारे सिस्टम के विराट कोहली हैं। क्या बात, सही है। तो ये बात अपलाइन के मुंह से ही निकल सकती है, बाकी कोई बोलता ही नहीं है, सही है। अच्छा, पेरेंट्स तो अनपढ़ थे, ज़्यादा नॉलेज नहीं था उनका, एक लिमिटेड उनकी एक एक्सपोजर था, तो पेरेंट्स तो उतना ही बोल सकते ना जितना उन्होंने सीखा है। बिल्कुल। लेकिन अपलाइन तो हमारे वर्ल्ड लेवल के एक्सपोजर वाले थे, तो वर्ल्ड लेवल की बातें करेंगे। कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर लोग जो आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जी। तो वो कहीं ना कहीं उनकी सोच यही रहती है कि इतना ही कमा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, या किसी ने कमा लिया तो वो किस्मत है उसकी। हाँ। तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग मानते हैं कि जिन्होंने आपको कहा भी कि आप भाग्यशाली थे कि आप इसमें सक्सेसफुल हो गए, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं कई बार जैसे फ्लाइट में जाता हूँ या इवन कभी पहले ट्रेन में भी जाता था, तो कई लोगों से मिलता हूँ, तो लोग पूछते हैं सर आप क्या करते हैं। तो जैसे मान लो मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मोटिवेशनल बुक पढ़ रहा हूँ या कोई सिस्टम की किताबें पढ़ रहा हूँ, तो कई लोग पूछने लग जाते हैं सर आप क्या करते हैं। तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो बोला सर कितने दिन से कर रहे हो? तो मैं बोलता 22 साल हो गए। तो बोलता सर 22 साल से आपकी कंपनी चल रही है? मैं बोला ना, ये गलत है, कंपनी तो 24 साल से चल रही है, मैं 2 साल लेट आया था। सही है। तो बोलते हैं सर आपकी कंपनी 22 साल से चल रही है, 24 साल से चल रही है, आप बड़े लकी हैं, आप बड़े लकी हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा सुकून मिलता है, बड़े अच्छी फीलिंग होती है कि मैं लकी हूँ। और मैं बोलना चाहूँगा जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया है, तो अगर ग्रेवाल लकी है तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हो सारे लकी हैं। लेकिन लकी कब बनेंगे? जब उनको 15 साल 20 साल एथिकली कमिटमेंट के साथ डेली काम करेंगे, तभी तो लकी बनेंगे। बिल्कुल सही है। क्योंकि 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में अगर लकी बने, ऐसा कोई शॉर्टकट फार्मूला तो है नहीं ज़िंदगी में। तो मैं लकी कब बना? जब मैं इसमें बिजनेस में लगा रहा, जब मैं इसमें कामयाब हुआ। और लकी की डेफिनेशन जो इस बिज़नेस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, अगर आप डेली काम करोगे तो आपको आप जैसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। हम मार्केट में देखते हैं दारू पीने वाला दारू वाले को ढूंढ लेता है, बिल्कुल, गुटखा खाने वाला गुटखा खाने वाले को ढूंढ लेता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला बीड़ी सिगरेट वाले को ढूंढ लेता है। तो आप अगर डेली काम करने वाले रहेंगे और आगे बढ़ने वाले रहेंगे तो आपको आप जैसे लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल। और जब आपके जैसे लोग मिलेंगे तो लकी तो आप और भी ज़्यादा हो जाओगे। और दूसरा मैं तो ये बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में तो ये लकी की परिभाषा भी आपको एक और एक्स्ट्रा मौका देती है आगे बढ़ने का। क्योंकि मान लो पहले मेरे को मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला,
मुझे कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम वगैरह देने का मौका नहीं मिला, या कोई मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसा कुछ या आईएएस आईपीएस ऐसा बन जाऊँ, ऐसा करके कुछ मौका नहीं मिला। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे मौका दिया, सेकंड चांस, कि अब तू उनके बराबर या उनसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे तो लक का ना पिटारा आपके हाथ में है। अगर आप डेली काम करेंगे, कोई आदमी मान लो बोलता है कि सर मैं लकी नहीं हूँ, तो हम उनको बताते भी हैं और अपने आप को भी हम समझाते हैं मन को कि मैं मान लिया कि कोई आदमी बोलता मैं लकी नहीं हूँ, ठीक है लकी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे तो जानता होगा जो इस समाज में इस दुनिया में लकी है। बोला हाँ ज़रूर जानता हूँ 2-4 को। तो बोला उनमें से एक को आप अपनी टीम में डाल लो, 2-4 को अपनी टीम में डाल लो, सही है, वो लकी अपने लक के लिए काम करेंगे और तेरा लक ऐसे ही सुधर जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर जब हम बात करते हैं या किसी को बताते हैं तब तो ये बड़ा आसान लगता है, पर जब एक्चुअल में कोई करता है डायरेक्ट सेलिंग तो बार बार निराश होता है। जितनी बार भी उसको कोई टोंट मार देता है या कमेंट मार देता है तो वो निराश होकर बैठ जाता है, और मैक्सिमम लोग 90% लोग छोड़ देते हैं, 10% टिकते हैं। बहुत बढ़िया मैम। तो उन लोगों के लिए एक आप बात कह दें। बिल्कुल बिल्कुल जो उन्हें समझ आए। बिल्कुल मैम, ये इसलिए ऐसा रहता है कि देखो डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, सक्सेस का रेशियो है, सेल्स का रेशियो है कि आप 10 लोगों से बात करोगे तो आपकी 5 लोग बात सुनेंगे, 3 उसमें से एग्री होंगे और 1-2 आपकी सेल को लेगा, सही है। तो सक्सेस का रेशियो, उसका सक्सेस का भी रेशियो है, सेल्स का भी रेशियो है। तो ज़्यादा नो मिलेंगी, नेगेटिव ज़्यादा मिलेगा, 80% नेगेटिव रहेगा, 20% या 10%, 20% के आसपास पॉजिटिव रहेगा। और ये हर जगह पे है। ट्रेन में भी आप देखो 20 डब्बे हैं तो 4 डब्बे एसी के रहते हैं, बाकी तो नॉन एसी रहते हैं, सही है। तो ये हर एक जगह है। तो उसके लिए क्या हमने अपने आप को अच्छे से तैयार कर रखा है क्या? अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डेली एक ऑडियो वीडियो सुने डेली, और अगर हम डेली इससे रिलेटेड किताबें पढ़ें तो हम जितना नेगेटिव मिलेंगे उससे ज़्यादा हम पॉजिटिव डोज ले लेंगे। बिल्कुल। तो मजा ले कोई आदमी नेगेटिव कर दे, मेरे को नेगेटिव करके दिखाए ना कोई, सही है ना। जब मैं जीरो से शुरुआत किया था ना, तब मेरे को कोई नेगेटिव कर पाया ना, बीच में कोई नेगेटिव कर पाया ना, आज नेगेटिव कर सकता ना आगे तक कभी भी नेगेटिव कर पाएगा। क्योंकि नेगेटिव होने देना, मान लो वायरस है, वायरस घूम रहे हैं बाहर, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तभी तो वायरस इफेक्ट करेगा ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी इम्यूनिटी दमदार है, अभी मैं एक बहुत ही सीनियर डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर जो विदेश के हैं, 42 साल से काम कर रहे हैं, आई वॉज लिसनिंग टू हिम, उसका नाम है माइक विल्सन। 42 साल से वो काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे अपने ड्रीम पूरे किए, बहुत सारे लोगों के ड्रीम पूरे कराए और बहुत सारे लोगों को मतलब उन्होंने एक वैल्यू एडिशन किया उनकी ज़िंदगी में। तो उनको मैं सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि मेरे को अभी भी नेगेटिविटी आ सकती है अगर मैं डेली ऑडियो वीडियो ना सुनूं। नेगेटिविटी कितनी आएगी? मान लो 10 मिनट की आएगी नेगेटिविटी, हम बोला उसका 2 घंटे का पॉजिटिविटी सुनेंगे तो 10 मिनट की नेगेटिविटी हमारे पास असर कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो बोलते हैं मेरे पास आईपॉड है, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो भी एक सक्सेसफुल बंदे की मोटिवेशनल बातें या सक्सेसफुल स्किल्स वगैरह अपना सुनता रहता हूँ, सही है। इस बिज़नेस से क्या बड़ा और अच्छा हो सकता है वो सुनता रहता हूँ, कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है वो सुनता रहता हूँ। फिर उसके बाद अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी कोई दे तो मेरे को असर ही नहीं पड़ता उसकी नेगेटिविटी का, सही है। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि कई सारे क्या करते हैं लोग, इसको मैं आप कहें तो एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर। कई सारे लोग देखते हैं कि वहाँ पे बाज है और पेड़ की उस पे बैठा, चोटी पे बैठा, ऊपर बैठा, ऊपर टॉप पे, और उसमें लगता है किसी को कि यार ये तो चोटी पे बैठा बैठा आराम कर रहा है, और आराम करने से, चोटी पे बैठ के आराम करने से मैं भी ऐसे कर सकता हूँ आराम। तो अगर अभी खरगोश भी आके उस पेड़ के नीचे आकर आराम करने लग जाए तो कोई भी पशु पक्षी उसको खा जाएगा। तो अगर आपको आराम करना है तो टॉप पे तो पहुंचना पड़ेगा पहले, सही है।
तो आपने अगर नेगेटिविटी से बचना है या पशु पक्षियों से बचना है, सही है, तो आपको अपना उठाना लेवल तो उठाना पड़ेगा ना, पॉजिटिविटी का लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन का लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा, और अपने आप को हमेशा, मैं एक शब्द बोला था अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टम से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि मान लो 4 नेगेटिविटी किसी ने दे भी दी तो नोट कर लो उसकी, और अपलाइन से एक बार बात कर लो। अपलाइन तुरंत ऐसे जैसे डॉक्टर के पास जाने से बीमारी छूमंतर हो जाती है ना, ऐसे ही अपलाइन के पास जाने से झाड़ फूक करके फिर एकदम फिट कर देता है अपलाइन। तो मेरे को भी ऐसे, जब मैं शुरुआत में काम करना शुरू किया तो मैं फील्ड में जाता था तो 2-4 तो लोग नेगेटिव दे ही देते थे, लेकिन मेरे पास अपलाइन का फ़ोन था। और आज कौन ऐसा आदमी है जिसके पास अपलाइन का फ़ोन नहीं है? तो अपलाइन से बात करें। मैंने बोलता था सर उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, आपको क्या सोचते हैं? और कई बार हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, और हमारी ग्रोथ का साइन होता है। जैसे मैंने एक बार बोला, मेरे साथी लोग जब मेरे शुरुआत में चेक आने लगे ना यूनिट में, तो देखो आपको तो पता ही है लोगों का नेचर, कि लोग ये तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं चाहते उनसे आगे बढ़े। सही है। जैसे मान लो एक कॉलेज में 6 बच्चे पढ़ रहे हैं इकट्ठा, तो उनमें से कोई फेल हो जाए तो थोड़ा दुख होगा, लेकिन 6 में से कोई अगर यूनिवर्सिटी टॉप कर जाए या स्टेट टॉप कर जाए या इंडिया टॉप कर जाए तो बाकी वाले तो बहुत परेशान हो जाएंगे। सही है। तो ऐसे ही जब मेरे चेक आने लगे इसमें, मैं तो रेगुलर डेली काम कर रहा था, तो डेली काम करेगा तो चेक तो आएंगे ही आएंगे। तो साथ वालों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और वो हल्ला करना शुरू कर दिया कि सर देखो ग्रेवाल जी पता नहीं क्या कर रहा है, इसके हर हफ्ते चेक आ रहे हैं, ये है ऐसे करके हल्ला करना शुरू कर दिया। तो मैंने अपलाइन को फ़ोन लगाया, मैं बोला सर बड़ी प्रॉब्लम है। बोला क्या? मैं बोला सर हर हफ्ते मेरे चेक आ रहे हैं। अरे बोला ग्रेवाल जी हर हफ्ते चेक आना खुशी की बात है, प्रॉब्लम की बात है? मैं बोला सर है तो खुशी की, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम बनी हुई है। बोला डोंट वरी, बहुत छोटी सी बात है। मैं बोला क्या करना है सर बताओ आप? बोला जाओ साइबर कैफ़े पे और एड्रेस चेंज कर दो, चेक कहाँ चला जाएगा? घर पे। पहले कहाँ आता था? यूनिट में। तो घर पे जाएगा तो क्या कोई प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। सही है। तो 2 मिनट में उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को छूमंतर कर दिया। सही है। तो मैम अभी उसके लिए 2 काम कर ले आदमी, इससे रिलेटेड जो भी सिस्टम जो हमको बताता है, रिकमेंड करता है, वो बुक पढ़े, जो सिस्टम जो बताता है और अपलाइन जो बताता है, और रिकमेंडेड ऑडियो वीडियो सुने लगातार। जैसे डेली हम पूजा पाठ करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे डेली करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता मांगने से नहीं मिलती, या उसमें वो क्या बोलते हैं थोके, वो ऐसे नहीं मिलती, फ्री में नहीं मिलती सफलता। उसके लिए कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर आदमी ऐसे ही बन जाता है क्या? MBBS डॉक्टर या IAS ऐसे ही क्लियर कर लेता है क्या? या उनको चाहिए इनकम तो चाहिए IAS के बराबर, इनकम तो चाहिए डॉक्टर के बराबर, इनकम तो चाहिए CA के बराबर, मेहनत चपरासी के बराबर भी नहीं करना चाहते, तो करना पड़ेगा उसको, डेली सुनना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो सुनना पड़ेगा, किताब पढ़नी पड़ेगी, और सिस्टम की हर मीटिंग हर इवेंट को अटेंड करना है, और उसको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के भाव से अटेंड करना कि देखो हमको आज क्या मिल गया, आज क्या मिल गया, आज क्या मिल गया। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रख ले, और जैसे मैंने बोला मिस्टर माइक विल्सन बोल रहा 42 ईयर्स हो गए उनको, आज भी अपने अपलाइन से काउंसलिंग करता है। 42 ईयर्स हो गए उनको, अभी भी वो अपने मतलब डेली ऑडियो वीडियो सुनता है, और वो बताता है, इसलिए आज उनकी एज 64 है, बट इज सो एक्साइटेड, और पूरा 2-2 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे खड़ा होकर सेमिनार में लोगों के सामने बात करता है। सर एक्साइटमेंट का लेवल तो आपका भी बहुत हाई है, हमने देखा है जो। थैंक यू मैम। तो वो भगवान बरकरार रखे। आगे चलते हैं सर, जैसे कि जनरेशन बिजनेस बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, और बहुत सारे बहुत अच्छे लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में, पर उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बच्चे हैं, वो ज़्यादातर नहीं दिखते इस इंडस्ट्री में। आपके बारे में जो हमने सुना है कि आपकी भी नेक्स्ट जनरेशन अब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर रही है, तो क्या रीज़न आप समझते हैं, इतने टाइम का एक्सपीरियंस आपको है, क्यों नहीं आते हैं यंगस्टर्स जो हैं इस इंडस्ट्री में? जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल बहुत बढ़िया है, शानदार है, और मेरे दिल के बहुत करीब है। कि सबसे पहले तो मैम ऐसा है कि बच्चे ना हमको देखते हैं, बच्चे हमको देखते हैं। अभी मेरा बेटा मेरे बिजनेस का और मेरा फैन बन गया। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो किताबें मैंने पढ़ी वो कुछ किताबें उन्होंने पढ़ ली। ओके। और जब वो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे रईसों के बच्चे थे वहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन किसी ने लोन करा रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। इकलौता ऐसा टाइगर था जिसका नो लोन, कोई लोन नहीं था। तो आप तो फील कर रहा था, मेरे को जब भी छुट्टी आता था तब बताता था कि पापा बगैर लोन वाला मैं ही हूँ। और मैंने उसको 2 कार्ड दे रखे थे।
मैं बोला 2 कार्ड क्यों दे रहे हो? मैं बोला एक बाई चांस नहीं चले किसी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, दूसरा चलेगा। सही है। तो वो उस पोजीशन में था कि इमरजेंसी में किसी की हेल्प भी कर देता था वहाँ पे। सही है। तो बेटे ने मेरा बिजनेस को बचपन से देख लिया अच्छे से, फिर उसको फील कर लिया। 5 साल इंग्लैंड में पढ़ाई किया और ऊपर से उन्होंने मेरी किताबें पढ़ ली। और जब ये पढ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद उनको समझ में आ गई कि इससे बढ़िया बिजनेस है नहीं। और मेरे को भी ये लगा कि अभी जैसे नेक्स्ट जनरेशन, जैसे जो भी हमारा जो एम्पायर या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन फैल रहा है, तो इसको संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है। तो बेटा एक ही है हमारा, तो मैंने बोला भाई इसके लिए तो संभालना ही है तेरे को। तो वो भी संभालना चाहता है और हम भी चाहते हैं कि वो संभाले। सही है। और इसलिए वो बहुत ही खुशी से अपनी मर्जी से इस बिज़नेस को कर रहा है। तो क्योंकि ये कह सकते हैं कि रियल पिक्चर उन्होंने बड़े करीब से देख ली। बिल्कुल। तो अभी जो यंगस्टर्स हैं, कुछ जो नहीं समझ पाते हैं इसकी पावर, वो इससे दूर हैं। बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो कर सकते हैं वो अदर फील्ड्स में चले जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं। इसमें मैम पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी का भी थोड़ा वेरी करता है। सही है। जैसे मान लो मेरी बेटी है, चाहती तो भी कर सकती थी, वो भी बीटेक एमटेक कर रखा था उन्होंने। तो उन्होंने उनका शुरुआत से बचपन से ना टीचिंग में कुछ वो था, इंटरेस्ट था। तो उनके हमारे दामाद साहब के साथ उनकी शादी होगी और शादी के बाद अभी वो आयरलैंड में है। तो वहाँ पे भी वो टीचिंग जॉब ही कर रही है। सही है। और बाकी उनको पता ही है कि पापा कर ही रहे हैं। सही है। तो अपना मतलब समृद्धि, सुख समृद्धि तो रहेगी। लेकिन यह है कि मेरा जो इंटरेस्ट है पार्टिकुलरली टीचिंग में ही है, तो वो टीचिंग में ही मतलब इंटरेस्ट दिखा रही है और वो वही काम कर रही है अभी भी। बिल्कुल सर। जी सर, और क्या आप क्वालिटीज़ मानते हैं जब हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? हम एक नए इंसान की बात नहीं कर रहे, अब आगे बढ़ते हैं। एक डायरेक्ट सेलर जो है आजकल, जो आपने, क्योंकि थोड़ा दौर बदला है, चेंजेस आए हैं हमारी इंडस्ट्री में भी, आज के समय में क्या आपको लगती हैं प्रॉब्लम्स जो कर रहे हैं डायरेक्ट सेलर्स? जल्दबाजी कर जाते हैं, कुछ इस कंपनी से उस कंपनी चले जाते हैं, कुछ अपनी डिमांड्स रखने लग जाते हैं, कुछ कमियां निकालने लग जाते हैं। जी मैम। तो आपके नज़र में क्या मेजर चीज़ें हैं सर? इसके लिए तो मैम ऐसा है, मैं मतलब बहुत ही शुरुआत से हमको हमारे सिस्टम ने और हमारे ग्रेट अपलाइन लोगों ने सिखाया था, बताया था कि कोई भी इंसान बड़ी सक्सेस अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, अपने एटीट्यूड की वजह से लेता है। और इस बिज़नेस में भर भर के एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जैसे ही आदमी अपलाइन की कमी देखने लग जाएगा, कंपनी की कमी देखने लग जाएगा, डिमांड रखने लग जाएगा, सही है, या अपनी असफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार समझने लग जाएगा, तो वो तो अपने लिए उस नीचे जाना शुरू कर देता है। सही है। तो ये ऐसा नहीं है कि दौर हमारे साथ नहीं आए, दौर तो इतना लंबी अगर जर्नी करेगा तो कभी भी आपको पता है ईसीजी की लाइन सीधी तो चलती नहीं, और चलनी भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे चलती है। शेयर मार्केट भी ऐसे ऐसे चलती है, ज़िंदगी में भी सांस अंदर बाहर ऐसे ऐसे चलती है। तो अप डाउन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अप डाउन जब आता है तो उस टाइम पे आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि नहीं है। अगर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रहेगा तो आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे। ग्रोथ अगर आप हो रही है तो आप जिम्मेदार हैं, ग्रोथ अगर डाउन हो रही है तो आप जिम्मेदारी ले लेंगे, बल्कि ग्रोथ अप हो रही तो अपलाइन कार सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएंगे, और ग्रोथ जब डाउन हो रही तो खुद की जिम्मेदारी लेंगे। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम की बातों को माने आदमी, सिस्टम जो बार बार ट्रेनिंग में बताया जाता है, फंक्शन में बताया जाता है, मीटिंग में बताया जाता है, अपलाइन के थ्रू बताया जाता है कि आप इस बिज़नेस में आए हैं, नहीं, किसी भी बिज़नेस में चले जाओ, किसी भी कुछ में चले जाओ, तो उतार चढ़ाव तो आएंगे आएंगे। और असली सक्सेस इस ज़िंदगी में उसी की होती है जो उतार चढ़ाव को फेस कर जाए। सही है। तो उतार चढ़ाव, आपको क्या लग रहा, इतने बड़े उद्योगपति रतन टाटा साहब की ज़िंदगी में नहीं आए। वो प्लांट लगाना चाहते थे बंगाल में, लेकिन कहाँ लगाना पड़ा उनको, मजबूरी में, गुजरात में। सही है। तो ये फेसेस तो सबको आते हैं। और ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी कभी टीमें बनेंगी, कभी बहुत बढ़िया काम चलेगा, कभी थोड़ा कम चलेगा। सही है। कभी लीडर्स कुछ नेगेटिव बातें करेंगे, कुछ कभी पॉजिटिव बातें करने वाले इतने मिलेंगे कि साहब आप बताओ करना क्या है, बहुत बड़ा विजन है ज़िंदगी में। तो अच्छे खट्टे मीठे अनुभव तो रहने ही रहने हैं। तो उस टाइम पे अगर हम अपना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रख लें सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, और जो भी हमारे लोग हैं टीम के प्रति, हम अपना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखें। और ये सारी चीज़ें सिस्टम में एज ए पैकेज हमको सिखाई जाती हैं।
कि आप देखिए ये सचिन जी और विनोद कांबली के बारे में एग्जांपल दिया जाता है कि अच्छे प्लेयर कौन थे, ज़्यादा पोटेंशियल या टैलेंट किस में था, विनोद कांबली में था। लेकिन ज़्यादा क्रिकेट का भगवान कौन बने, सचिन जी बने, क्योंकि उनका एटीट्यूड ज़्यादा बहुत बढ़िया था। सही है, तो एटीट्यूड हमारे को बहुत अच्छा, आप कितने काबिल हैं ये आपकी ऊंचाई तय नहीं करेगा, आपका एटीट्यूड कितना बढ़िया है ये आपकी ऊंचाई तय करने वाला है। और एटीट्यूड किसी दूसरे के हाथ में नहीं रहता। देखो काबिलियत तो भगवान ने जो दी है वही है, लेकिन एटीट्यूड हम अपना अच्छा बना सकते हैं। और ये हमारे को यहाँ पे सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, और उसको सीखना और इसको इम्प्लीमेंट करना अगर कोई कर ले तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल मेरे सर, को ऐसा मानना है मेरा। बिल्कुल सर, बहुत काम की आपने बात बताई कि एटीट्यूड हमारा रहे बढ़िया तो हम कामयाब होंगे। सर एक चीज़ और आती है अब डायरेक्ट सेलिंग में, एक जो कह सकते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन आज के टाइम पर जी मैम, वो जो बन गया है वो क्रिप्टो और ROI बन गया है। आजकल मतलब जो भी कोई डायरेक्ट सेलिंग में आता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है जैसे आपने बताया, सच बोलकर आपको टाइम लगता है, 3-4 साल एटलीस्ट लगते हैं आपको कामयाब होने में। बट वहीं पर ही क्रिप्टो और ROI वाली कंपनीज हैं, वो दुगना तिगना करने की बात करती हैं, रातों रात अमीर करने की बात करती हैं, तो लोग बड़े जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जी मैम, कहीं ना कहीं लोगों को एकदम पैसा चाहिए। जी मैम, तो उसके लिए आप क्या संदेश देते हैं सर, क्योंकि आज के टाइम पर इतनी टीम्स टूट रही हैं, जो सच्चाई है मार्केट की, जी। जो आप भी जानते हैं, हम भी देख रहे हैं कि बहुत टीम टूट रही है, यंगस्टर्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस चीज़ में। तो उनके लिए आप क्या संदेश देते हैं सर? अच्छा मैम, बहुत बढ़िया आपका सवाल है, लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये केवल क्रिप्टो या दूसरी जो कंपनीज हैं ये आ रही हैं, इनकी वजह से लोग टीम टूट रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे। जब मैं बहुत ही मतलब एक नॉर्मल 200-250 की मेरी टीम थी, उस टाइम पे भी ऐसी कंपनी आई थी। सर आजकल सोशल मीडिया इतना है ना, इन्फ्लुएंस करना आसान है। हाँ, एक वीडियो भेज दो, एक कुछ भेज दो तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। पहले शायद ये चीजें थी तो मतलब टाइम लगता था। थोड़ा सा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कम था। बहुत बढ़िया आप बात बोल रहे हैं। लेकिन मैम अभी भी ना देखो, दुनिया में अबंडेंस है, मेरा ऐसा मानना कि अबंडेंस है। आप जैसे लोग, नेक नीति से काम करने वाले लोग, लंबा विजन के साथ काम करने वाले लोग और एथिकली पैसा कमाने लोग, सच बोल के पैसा कमाने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। बिल्कुल है सर। हमको लोग मिल जाएंगे, हमने उनके साथ काम करना है। नेगेटिव हमारा फील्ड ही नहीं है। हमारा जैसे मान लो 80-20 का रेशो है, 80% लोग 80% क्या 90% लोग ऐसे हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं पैसे इस दुनिया में। तो 10% ही लोग हैं ना जो मतलब एक 25,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। और इसका एक डाटा और मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि अगर आप 25,000 पे कमा रहे हैं तो आप 10% लोगों में आ जाते हैं इंडिया में। सही है? अच्छा। हाँ, और अगर आप 3.5 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने में तो आप 1% में आ जाते हैं। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं महीने में तो आप 0.1% में आ जाते हैं। तो आपको 0.1% में आना है तो आदमी कितने चाहिए? तो 0.1% ही चाहिए। सही है? सही बात है। 1% में आना तो 1% ही तो चाहिए। तो उसकी चिंता हम लोगों ने करनी नहीं है। हमारा अर्जुन की तरह पत्ते भी है, पेड़ भी है और सब कुछ है, चिड़िया है, हमको आंख पे निशाना रखना है। हमको अपनी इंडस्ट्री को एथिकली और पूरा डेली कमिटमेंट के साथ, बढ़िया एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ, अच्छी कॉमन सेंस के साथ हमने लगातार काम करना है। और वैसे लोग हमको पहले भी मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और सोशल मीडिया ये भी तो फैला रहा है कि ये भी तो दोनों चीज़ें फैला रहा है ना। ये भी तो बता रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा ऑप्शन है। पहले इतना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था तो हम अपने बारे में ढंग से बोल नहीं पाते थे। जैसे आप देखिए, आप पहले क्या नहीं था, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो डायरेक्ट सेलिंग के रूल भी नहीं थे। अभी डायरेक्ट सेलिंग के रूल आ गए हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो उस टाइम पे, अभी सोशल मीडिया है तो अभी डायरेक्ट सेलिंग के रूल भी हैं। उस टाइम पे जब शुरुआत में सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे हमारे पास टेस्टिमोनी भी नहीं थी। कोई आदमी छाती ठोक के ये नहीं बोल पाता था कि मैं यहाँ से करोड़ रुपए कमाए हैं या करोड़पति हूँ। और अभी हम छाती ठोक के बताने वाले हजारों लोग हम अपनी टीम से दिखा सकते हैं कि हमने करोड़ों रुपए कमाए हैं। सही है? कोई आदमी ये छाती ठोक के नहीं बोल पाता था मैं पूरा यूरोप घूम के आ गया हूँ। सही है? या स्विट्जरलैंड, पेरिस घूम के आ गया हूँ। तो
हजारों लोग जा रहे हैं स्विट्जरलैंड पेरिस घूम के आ रहे हैं। यानी कि जो भी ड्रीम है प्रैक्टिकली सोशल मीडिया की वजह से। मेरे को तो एक मैं गया था एक बार स्विट्जरलैंड पेरिस में, तो वहाँ पे एक टिटलिस जगह है, तो वहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे। तो टिटलिस में शाहरुख खान का और काजोल का एक वो स्टेचू लगा हुआ है, तो उसके साथ खड़े होकर मैं और मैडम मेरी वाइफ दोनों फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो एक बंदे ने फ़ोटो खींच दिया, उसने बोला क्या करोगे? मैं बोला ये फ़ोटो बहुत काम आएगा। बोला क्या करोगे? मैं बोला ये फ़ोटो उनको दिखाएंगे जिनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलता, जिनको लगता है कि ये काम नहीं होता, जिनको लगता है ये सब बतौलेबाजी है, जिनको लगता है ये सब फालतू की बातें हैं। मैं बताएंगे कि भाई अगर फालतू की बातें हैं तो तू वहाँ फ़ोटो खिंचा के दिखा दे, सही है, और ये झूठा है या सच्चा है ये बताते रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ले ले इसकी, हैं? सही बात। तो मैडम अभी जो प्रूफ भी तो इतने स्ट्रांग हैं, मतलब दिल से अंदर से आवाज़ आती है, सही है। तो जो हर एक चीज़ के प्लस माइनस रहते हैं, आपको पता है, सही है। तो उस टाइम के जो माइनस थे, सही है, उस टाइम के कुछ प्लस थे और कुछ माइनस थे। अभी इस टाइम के कुछ प्लस हैं तो माइनस भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इसको स्वीकार करें हम लोग। अबंडेंस है, कहीं पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना लोगों की कमी है। अभी तो हम लोगों ने चाइना को पार कर दिया, लोगों की कोई कमी है क्या? आगे बढ़ने वाले लोगों की कोई कमी है क्या? ईमानदारी से काम करना चाहते हैं ऐसे लोगों की कोई कमी है क्या? कुछ लोग रहेंगे जो उनको क्रिप्टो पसंद आएगी या कुछ और पसंद आएगा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको एथिकल और ऑनेस्टी के साथ काम करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना पसंद करेंगे वो। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनके अंदर डायरेक्ट सेलिंग घुस जाएगी, सही है, डायरेक्ट सेलिंग अंदर घुस जाएगी उनको कोई समझाए कुछ समझाता रहे। मैं आपको थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग के ना हम कर रहे थे, तो हम लोग ऐसे नहीं किया कि डायरेक्ट सेलिंग को करके देखते हैं, करना शुरू किया और फिर अब उसके अंदर घुस गए, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग हमारे अंदर घुस गई। हम डायरेक्ट सेलिंग अंदर नहीं घुसे, हमारे अंदर डायरेक्ट सेलिंग घुस गई। अभी जो प्रोडक्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले कुछ आप मतलब सोचेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्किंग के जो दीवाने हैं कैसे होते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के से इतना, इस कंसेप्ट से इतना हमारे को लगाव था कि हमारी कंपनी में कुछ साल पहले टूथपेस्ट, साबुन और क्रीम नहीं थी। तो हमारे को इतना डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का वो था, पागलपन था मेरे को कि मैं हमारी कंपनी में नहीं थे, लेकिन मैं लेता डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के ही था, किसी जिसमें थे वो लेता था। तो मैं बोला प्रोडक्ट हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के ही यूज़ करेंगे, चाहे वो हमारी कंपनी में नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी से ले लेंगे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी मैं लेता था, अभी हमारी कंपनी में आ गए तो बेस्ट है, अभी तो सोने पे सुहागा है। तो डायरेक्ट सेलिंग अगर हमारे अंदर घुस जाएगी, हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं घुसना, हमारे अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग घुस जाएगी। अभी हमारे पास क्या बोलते हैं, ये राडो घड़ी भी है, सारी चीज़ें, लेकिन हम अपनी घड़ी बांधेंगे, सही है, हम अपने प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, और मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के यूज़ करेंगे। तो खासकर जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, अगर सारे पूरी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट यूज़ करें, पूरा ईमानदारी से एथिक्स के साथ में काम करें, बात करें लोगों से, और किसी भी चीज़ को टर्न डाउन ना करें। कई सारे लोग ना नौकरी को टर्न डाउन करते हैं, नौकरी से 95% लोगों का घर चलता है। वी शुड सैल्यूट देम, सही है। हाँ, मौका है उसमें से जो आके आगे एक कदम आगे आना चाहते हैं, जैसे मैं आगे आना चाहता था, या कई सारे हमारे लीडर्स आगे जाना चाहते थे। हमारे 3 अपलाइन हैं, 3 अपलाइन सरकारी, 2 सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने डिसीजन लिया फुल टाइम आ गए। फिर तीसरा एक बिजनेस में थे, तो उन्होंने बिजनेस से फुल टाइम आ गए बाद में। तो ऐसे करके मैम यहाँ पे अभी इतने सारे एग्जाम्पल, प्रूफ और सॉलिड, क्या बोलेंगे आप, फैक्ट एंड फिगर इतने सारे हैं कि सामने वाला आदमी अगर उसकी दिमाग ठीक है, भेजा सही है, और लालच या और उसकी बुरी नीयत नहीं है, तो फिर उसको समझ में आ जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। और लालची आदमी तो फिर फंसते ही रहते हैं। ये तो महाभारत काल से चल रहा है, उस टाइम पे भी लोग लालची करते थे, उस टाइम पे भी ये करते थे, सही है, और अभी भी करेंगे और आगे भी आके चलता रहेगा। तो उससे एक मान लो बुराई से, या एक पुराने ज़माने में बोलते हैं ना, एक राक्षस था तो लोगों के हवन को ख़राब कर देता था,
तो अभी भी ये कुछ राक्षस हैं डार्क सेलिंग के हवन को खराब करेंगे, तो एक हवन को खराब करेंगे ना, दूसरा फिर बना लेंगे हम हवन, दूसरा कर लेंगे हवन, क्या दिक्कत है। सही है, क्योंकि लास्ट तो है नहीं। और एक बात बताओ, जब उसने बोला भी था, महात्मा बुद्ध ने बोला था कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग को बचाने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, इसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो जो खराब करने वाले कितना कर लेंगे खराब, उनकी तो लिमिट है खराब करने वालों की, लेकिन हमारी अनलिमिटेड है, हम तो अनलिमिटेड काम करेंगे। सर एक चीज़ आती है अब, जैसे क्योंकि पहले डायरेक्ट सेलिंग मतलब और चीज़ें कम थी, डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा एक ऐसा व्यापार था या प्रोफेशन था जिसमें आप घर बैठे, टाइम ऑफ फ्रीडम है आपको, आप फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी करें। पर अब आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आ गए हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आप जब कोई बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं, मैं कुछ और कर लूँगा, इंश्योरेंस कर लूँगा, या क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स का कर लूँगा, शेयर्स ट्रेडिंग कर लूँगा, तो उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? जी मैम, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो मैम कोई भी आज मान लो शेयर की ट्रेडिंग कर लेगा, या इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर लेगा, या और कुछ कर लेगा, तो क्या वो अपने आप हो जाएगा या उसमें भी करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर उसमें भी, लेकिन उसमें कोई हैंड होल्डिंग करेगा, आपका हाथ पकड़ेगा और आपके साथ में जाके प्लान दिखाएगा, आपका साथ में फॉलोअप करेगा, आपके साथ में सपोर्ट करेगा कोई? नहीं। मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग सफलता का एक संपूर्ण पैकेज है। यहाँ पे आपको अपलाइन, मेरे को टाई लगाना नहीं आता था, टाई लगाना सिखाया। यहाँ पे मेरे को बोलना नहीं आता था, स्टेज पे बोलना सिखाया। यहाँ पे मेरे को होटल में कैसे जाना है, कैसे मतलब उसकी कैसे खोलना है रूम को, वो नहीं मालूम था, वो सारा सिखाया। सही है। तो अपलाइन यहाँ पे हैंड होल्डिंग के लिए है। वहाँ पे हैंड होल्डिंग करेगा क्या कोई? ट्रेडिंग कर ले, कौन हैंड सीखता रहे? 4-5 कोर्स लेने पड़ेंगे और फिर भी, और सक्सेस का रेशो जो है वो तो ट्रेडिंग करेगा या कुछ भी करेगा, इंश्योरेंस भी करेगा, तो वहाँ पे घिसना वहाँ पे भी पड़ेगा, और सारी ज़िंदगी अकेला घिसेगा। मान लो इंश्योरेंस सेक्टर में, मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में होता और मैं कुछ पॉलिसी कर लेता और करता रहता लगातार, ठीक है, कमा लेता, अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं जो टीम वर्क का जो बेनिफिट है, जो आज मैं आनंद ले रहा हूँ, वो ले पाता क्या? यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए दो तरीके से है। एक आपको सिस्टम सपोर्ट करता है एजुकेशन देके, अपलाइन सपोर्ट करता है मेंटली और आपको एजुकेशनली हेल्प करता है, टीम आपके साथ में काम करके आपके हैंड मल्टीप्लाई करता है। अभी मान लो मेरी 1 करोड़ की टीम है तो मेरे हाथ जो है 2 करोड़ हो जाते हैं, मेरा 1 करोड़ की टीम है तो 1 करोड़ मूव हो जाते हैं। सही है। और वहाँ पे करेगा तो अकेला ही रहेगा ना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अकेला काम करेगा तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी या टीम वर्क में काम करेगा तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी? टीम वर्क। दैट्स ग्रेट, दैट्स इट। बिल्कुल सर। सर आगे चल के अब आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से सारे 20 साल हो गए आपको, सारे ड्रीम्स पूरे हो ही गए होंगे। जी मैम। या कुछ और भी अभी है कि आपने सोचा हुआ है करना है? अभी मैम ड्रीम बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ड्रीम जैसे कंप्लीट होता है नया ड्रीम खड़ा हो जाता है, बोला जी अभी मैं आ गया हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि जो हमारे आदर्श रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, उन्होंने बोला कि जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे आपका एक ड्रीम तो आपके साथ जाना चाहिए। सही है। ओके। हाँ, एक ड्रीम साथ में जाना चाहिए लास्ट तक। तो अभी हमारे तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं। अभी मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि 22 साल हुए, अभी तो हमने शुरुआत करी है। 22 साल का भी मैं यंग बच्चा हुआ हूँ। सही है। अभी पारी खेलने का मज़ा आएगा। सही है। अभी हम कुछ बड़ा सोच सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए सोच सकते हैं, अपने लिए सोच सकते हैं। सही है। अपनी टीम के लिए सोच सकते हैं। तो अभी नंबर 1 प्रायोरिटी तो हमारी अभी ये है कि जैसे हमारी ज़िंदगी बदली, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदली, हमारे परिवार की ज़िंदगी बदली, हमारी टीम में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली, ये जो बात है, ये जो सिलसिला है, यहाँ से कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और मेरा ड्रीम ये है, मेरे से सवाल पूछा था एक वहाँ पे पैनल में मुझे बुलाया था, तो वहाँ पे पूछा था, आप भी थे शायद उसमें, कि आप ये बताओ ग्रेवाल जी कि ऐसा दिन कब आएगा कि जब कोई लड़की का पिता जब लड़का ढूंढने जाए तो अभी उनकी प्रायोरिटी रहती है कि या तो सक्सेसफुल डॉक्टर हो, सक्सेसफुल इंजीनियर हो, सीए हो। सही है। और या गवर्नमेंट जॉब का बढ़िया क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब हो। तो ऐसा दिन कब आएगा जब लोग उसमें एक कॉलम ये भी ऐड करें
कि सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर हो। तो ऐसा दिन कब आएगा या कब आ सकता है? तो हमारा भी नेक्स्ट ड्रीम यही है कि वो दिन आ जाए। और अभी मैं एक दिन बड़ा खुश हुआ, मैंने ICICI के एक फॉर्म देखा, तो उसमें पहले सिर्फ ये लिखा रहता था सेल्फ एम्प्लॉयड, ये। पहली बार मैंने देखा उसमें कॉलम में ऐड कर रखा था नेटवर्क मार्केटर। क्या प्रोफेशन है, तो उसमें नेटवर्क मार्केटर भी लिखा हुआ था। तो मैंने बोला अभी बैंक के, अगर मान लो बैंक की लिस्ट में भी नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन आ गया है, ऐड हो गया है, गवर्नमेंट की लिस्ट में हो गया डायरेक्ट सेलिंग रूल के मुताबिक, तो अभी आने वाले टाइम में उस प्रायोरिटी में भी अभी बहुत जल्दी आने वाला है कि हमारी बेटी के लिए बढ़िया क्लास 1 ऑफिसर हो, या बढ़िया सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो उसमें ये भी एक ऐड होना चाहिए कि हमारी बेटी के लिए एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर भी हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सर, दिस इज आवर ड्रीम। बिल्कुल, वो ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो, हमारी आशा है ये सर। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा लीडर्स जो हैं, फीमेल लीडर्स कम हैं। अगर हम देखें तो मेल लीडर्स बहुत हैं, फीमेल लीडर्स भी हैं, बहुत गजब की लीडर्स हैं, बट रेशो जो देखें हम कम हैं, ऐसा क्या कारण है सर? ये तो मैम वैसे तो इसका अपना समाज का भी थोड़ा परिप्रेक्ष है, लेकिन आप देखेंगे ना वर्ल्ड लेवल पे अगर सिनारियो देखेंगे तो 70% लेडीज़ लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आपको पता है जो दुनिया में होता है, पहले अमेरिका में, यूरोप में जो होता है, बाद में इंडिया में भी होता है। बिल्कुल। तो दैट विल कम मेरे ख्याल से, तो कि अभी भी लेडीज़ भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि काम तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना क्या है, गड्ढा तो खोदना नहीं है, लॉन्ग जंप तो करना नहीं है, हाई जंप तो करना नहीं है, सही है। करना क्या है, बातचीत करना है। शुरुआत में हमसे कोई पूछता था सर आप क्या करते हो, तो हम बोलते थे बातचीत का व्यापार करते हैं, सही है। तो बातचीत ही तो करनी है ना, तो हम मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनी प्रोडक्ट तो कंपनी बनाती है ना, हम प्रमोटर हैं, सही है ना, हम कुछ बेच रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बातचीत ही कर रहे हैं ना। जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किया कि साहब ये प्रोडक्ट मैंने लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप भी ले सकते हो, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ बात ही करना है। बिल्कुल। और बात करने के लिए क्या करना पड़ता है, होठ हिलाने पड़ते हैं। और होठ हिलाने में महिलाएं ज़्यादा हिला सकती है या जेंट्स हिला सकते हैं? तो महिलाएं ज़्यादा हिला सकती हैं। तो अभी थोड़ा समाज का ना प्रिफेक्स का थोड़ा रहता है कि लेडीज़ के लिए, लेडीज़ का अगर आप देखेंगे तो जॉब में भी लेडीज़ कम, जेंट्स ज़्यादा हैं जॉब में, लेडीज़ थोड़ी कम हैं। तो हर एक जगह यही रेशो है। तो जैसे जैसे ये रेशो बढ़ेगा अभी इंडिया में, तो वैसे वैसे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स का भी रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये पहले से प्रूवन है कि लेडीज़ लीडर डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा, 70 उनका रेशो ज़्यादा है। सर अब ये जानना चाहेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा क्लियर लिटरेचर कहीं पर नहीं है, तो क्या ऐसे मिथ्स हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं? जी, थैंक यू मैम, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। नंबर 1 मिथ तो ये है कि लोगों को जब इस बिज़नेस में इनकम आने लग जाती है और वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस ये ऐसी आती रहेगी, इसमें कोई अप डाउन नहीं आएगा, और वो दुनिया भर के अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, सही है। ये EMI ले लिया, वो EMI ले लिया, ये EMI ले लिया, और ऐसे करके वो उसको खर्चे बढ़ा लेते हैं, अपने कंफर्ट को बढ़ा लेते हैं, और एक्शन को बढ़ाते नहीं हैं। अगर इनकम अच्छी आ रही तो एक्शन भी तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि टीम आ रही है, इनकम अच्छी आ रही का मतलब टीम में ज़्यादा लोग आ रहे हैं नहीं, तो उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी प्लानिंग करवाना, उनको मैनेज करना, उनको सिखाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उस पर फोकस करने के बजाय वो कंफर्ट बढ़ा लेते हैं, और कंफर्ट में आने के बाद काम कम करते हैं, सही है, और उनको लगता है ये सारी इनकम ऐसे लगातार आती रहेगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि ये बिज़नेस है साहब, और बिज़नेस अप डाउन होते हैं, अनसर्टेन। तो आपको हमेशा जब अच्छा चल रहा हो काम ज़्यादा करना है और अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपके पास इमरजेंसी फंड भी रहना चाहिए कुछ, आपका प्रॉपर इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए, और आपको इतने खर्चे करने हैं या EMI और इन खर्चों से ज़्यादा बचना है, सही है। और अगर EMI नहीं ली है आपने, और ये आपने कोई खर्चे ज़्यादा पाले नहीं हैं, तो फिर आप टेंशन फ्री, आप आए या डाउन आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने EMI पाल ली और बाद में जैसे डाउन आया तो चिंता होना शुरू हो जाएगी आपको, बिल्कुल सही है। आप फील्ड में जाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो आपका खेल खराब हो जाएगा। दूसरा मिथ ये है
कि लोगों को लगता है ये टीम ना मैंने बनाई है, ये एक्चुअली बनी होती है सिस्टम की वजह से, और उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है, नए लोगों से लेके, टीम से लेके, अपलाइन से लेके, कोलाइन से लेके, एक माहौल होता है पूरा सिस्टम का, और उस सिस्टम को और पूरे माहौल को, और उसमें कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सारे लोगों की वजह से वो टीम बनती है। तो उस टीम को, मतलब टीम की जिम्मेदारी लेना हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये कभी भी दिमाग में ना बैठाएं कि टीम की ग्रोथ हो रही है या टीम का जो सक्सेस मिल रही है वो मेरी वजह से मिली है। तो मैं कभी भी ना पालें, क्योंकि ये टीम वर्क है, संगठन है, और संगठन में हमेशा बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है। और मैं रतन टाटा जी की एक बात का बड़ा फ़ैन हूँ। उनको किसी ने पूछा था कि आपने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे फैलाया, तो उन्होंने बोला हमारे पास जो लोग हैं, हमारा जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे लोग हैं, और उन सब के सहयोग की वजह से फैल गया। तो ऐसे करके हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है और ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड रखना है कि इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारी कंपनी का है, हमारे सिस्टम का है, हमारी अपलाइन का है, हमारे कोलाइन लोगों का भी है, और बाकी पूरी इंडस्ट्री का है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सहयोग रहता ही रहता है। इंसान कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, और सहयोग की वजह से ये सारे अचीवमेंट आ पाते हैं। तो ये दो मिथ हैं, इन मैं चाहता हूँ कि हमेशा इन दोनों मिथ को ध्यान में रखना चाहिए कि रेगुलर इनकम ऐसे ही आती रहेगी, इनकम क्या पता बढ़ भी जाए घट भी जाए, दोनों ऑप्शन है। ऐसे ही कभी भी ये दिमाग में ना रखें कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप तो कभी भी बीमार भी हो सकते हो और नहीं भी रह सकते हो, लेकिन आपके बावजूद भी, जैसे देश संविधान की वजह से चल रहा है, और ये जो मंत्री और ये सारे आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन देश चल रहा है। ऐसे ही सिस्टम की वजह से हमारा काम चलना चाहिए या चल रहा है, ये बात हमेशा हमको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो नेटवर्कर हैं जो आगे चल के और भी चीज़ों में पड़ जाते हैं, वो बच सकता है। जी मैम। और सर बहुत अच्छा लगा, आज हमने इतना कुछ सीखा। मैं नेटवर्कर नहीं हूँ, पर मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू। एक जो सक्सेसफुल इंसान है उसके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने बहुत कुछ सीखा, और नेटवर्किंग के दीवानों ने भी सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे शो पर आने के लिए और इतना सारा ज्ञान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच यामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और मैं ज़रूर आपका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा ना एक ड्रीम पूरा कर दिया है। बहुत साल पहले मैंने ड्रीम देखा था 2007-8 में कि ऐसा समय आना चाहिए कि टीवी के माध्यम से हम लोगों को जैसे हरित क्रांति के लिए प्रचार प्रसार हुआ था, सही है, और जैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि समाज नहीं मानता था, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों को समझाएं, बताएं कि ये इंडस्ट्री बहुत आने वाले टाइम की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अभी मैंने कुछ फैक्ट एंड फिगर देखे थे कि अभी ये अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो $189 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसको अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो ट्रिलियंस रुपीज़ बन जाते हैं। और आने वाले टाइम में ये 500 बिलियन की 500 बिलियन डॉलर की बनने वाली है, यानी कि $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, 5 ट्रिलियन रुपये से भी ज़्यादा की बनने वाली है। इंडिया में फिक्की की रिपोर्ट है ही 2025 तक ये 64,500 करोड़ की बनने वाली है। तो वर्ल्ड लेवल पे जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है या थ्राइव कर रही है या आगे बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में इंडिया में भी बढ़नी है। और इंडिया में जब बढ़नी है तो क्यों ना हम लोग इसमें एथिकली, ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ, और अपने भी सपने पूरे करें, लोगों के कराएं, अपने भी जीवन में अच्छी एक वैल्यू डालें और लोगों के जीवन में भी डालें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आप जो कर रहे हैं मैम, रियली में आप और राहुल जी जो मिलकर जो काम कर रहे हैं, आई सैल्यूट यू। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी मेरे रोंगटे खड़े हैं मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से, पूरा दिल से इस इंडस्ट्री के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो नारायण मूर्ति जी ने किया आईटी इंडस्ट्री के लिए, जो विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी ने किया आईटी इंडस्ट्री के लिए, जो रतन टाटा जी ने किया इंडस्ट्रियलिस्ट के इंडस्ट्री के लिए, ऐसे ही आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, आप और राहुल जी पूरे तन मन धन से पूरी टीम के साथ में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, आई सैल्यूट यू, थैंक यू सर, एंड आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे नरसी गिरेवाल सर ने एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना से करोड़ों की टीम बनाई, उनके एथिक्स
और उनकी कमिटमेंट ने एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर या मोटिवेट किया है, कहीं ना कहीं आपके दिल को छुआ है, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक ना एक नेटवर्किंग के दीवाने को इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव बदलाव आ सके।